Hello my dear students, this is Bhavesh Sharma and I will be teaching you your biology for class 12, and today we are starting our first chapter, that is the reproduction in an organism. So let us start the chapter. Okay, तो बेटा क्लास 10th में भी आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन, ठीक है। हालांकि जो अभी स्टार्ट करूंगा वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता जाएगा, लेकिन कुछ नई नई चीजें भी इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा जो थोड़ा सा आपको फील दिलाएगा कि आप क्लास 10th में नहीं, अब आप क्लास 12th में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा पहले बच्चा लोग कि हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन क्या है। हालांकि रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, जानते होंगे आप ये लोग। ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है बेटा? ये रिप्रोडक्शन इज नोन एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये आपका क्या है? ये आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या होता है? ऑफस्प्रिंग गेट प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा? ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स गेट प्रोड्यूस्ड of their own kind, ओके, ठीक है। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी वजह से आपके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एकदम सिमिलर बट नॉट द कार्बन कॉपी, ओके ना। चलो अच्छी बात है। द वर्ड रिप्रोडक्शन, it literally means to produce again, okay. The word reproduction, it literally means to produce again. कुछ पॉइंट्स लिख दिया हमने। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में और क्या होता है? एक्चुअली में यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स। सेक्स बोले तो मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब ये मेल और फीमेल का जब ये इन्वॉल्वमेंट होता है तो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है? हमारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं ऑफ देयर ओन काइंड, ओके ना। चलिए कुछ और बात करते हैं। तो बड़ा ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया रिप्रोडक्शन वर्ड पे। रिप्रोडक्शन को बात करने से पहले कुछ हमें एक टॉपिक है उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि 12th में आप लोग कुछ नया पॉइंट ऐड करूंगा। एनसीईआरटी के बेसिस से पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़िएगा, इधर उधर के नोट्स मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आइए जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कुछ जानते हैं नई चीज जिसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, व्हाट इज लाइफ स्पैन ऑल अबाउट? लाइफ स्पैन होता क्या है? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। लाइफ स्पैन, इट इज द पीरियड फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम बर्थ टू डेथ। The period from birth to death, that is known as the lifespan. बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल, इमॉर्टल तो हम लोग हैं नहीं, ठीक है ना। हम लोग, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो इमॉर्टल है, बताएंगे उसके बारे में भी। अगर हम लोग अपनी बात करें, प्लांट्स और एनिमल अपनी बात करें, तो वी आर इमॉर्टल, ओके ना। हमारे अंदर एक समय के साथ, मतलब इवोल्यूशन के साथ साथ क्या होता है? बदलाव होता है, चेंजेस होता है, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन कह देते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है बर्थ। जो दूसरा होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज। क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज, ठीक है। तीसरा क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज, ओके। रिप्रोडक्टिव फेज। चौथा क्या आता है? एजिंग। एजिंग
एजिंग कैंसर किसमें होता है बेटा? ये एनिमल्स में होता है, और प्लांट्स के लिए हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं, सेनेसेंस। ठीक है, क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग? सेनेसेंस। ठीक है, ठीक है, सेनेसेंस। तो ये सेनेसेंस इज फॉर द प्लांट एंड दिस इज एजिंग इज फॉर द एनिमल। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, एजिंग। तो बर्थ हो चुका है आप लोग का, ओके, जुवेनाइल फेज पे आ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव फेज पे भी चढ़ चुके हैं। अब जो इसके बाद की जो एज आती है उसे हम लोग कहते हैं एजिंग। ठीक है, एनिमल्स के लिए। और जो लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द डेथ। ठीक है, एक कड़वा सच, डेथ, दैट इज द लाइफ स्पैन। क्या लगता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन एक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आइए वो भी जान लेते हैं। जैसे कि हम एक कुछ ऑर्गेनिज्म को यहां पे लेके चल रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, देख लीजिएगा। मे फ्लाई, हमने किसका एग्जाम्पल लिया? मे फ्लाई, जिसको हम लोग क्या, इसका एक दूसरा नाम भी है, वन डे इंसेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वन डे इंसेक्ट। ठीक है ना, नोन एज द मे फ्लाई, जिसका लाइफ स्पैन टोटल होता है 24 आवर्स। ओके, 24 आवर्स। ओके ना, दैट्स इट। आइए कुछ और भी बात कर लेते हैं। टॉर्टोइज, ठीक है, टॉर्टोइज के बेटा अगर लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो इसके लाइफ स्पैन होती है 300 से 400 ईयर्स। ओके, पैरट जानते हो? तोता, PARROT, पैरट, इसकी लाइफ स्पैन अंदर कितनी होती है? 140 ईयर्स। ओके, अब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होती है 1000 साल की। कौन है? बैनियान ट्री। बैनियान ट्री विच हैज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन of 1000 ईयर, और 1000 ईयर। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं। एक ही जान लीजिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबकी लाइफ स्पैन एक नहीं होती है। सबकी लाइफ स्पैन बेटा क्या होती है? एक दूसरे से बेटा क्या होती है? अलग होती है। अब जो हम लोग बात करेंगे, कुछ अलग बात करते हैं बेटा। ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कॉमन, एज यू ऑल नो ना, organisms are not common. You on the basis of cellular level they have been divided into unicellular, multicellular, okay, and on the basis of nuclear membrane they have been also divided into prokaryotes and eukaryotes। 11th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसी चीज को देखते हुए पता चलता है कि सारे ऑर्गेनिज्म परफेक्ट नहीं होते हैं, मतलब इनपरफेक्ट भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब इनपरफेक्ट ऑर्गेनिज्म है तो सबके अंदर रिप्रोडक्शन का जो हमने बताया प्रोसेस, जो हमने यहां लिखा था, हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉमन नहीं होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। आइए, जब अलग अलग बोली दिए हैं तो नया टॉपिक ही बना लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारा, आप समझी गए होंगे, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो पहला टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आइए बात करते हैं। चलो, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, यहां पे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल जब आपस में कंबाइन होंगे तभी रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है इनके अंदर। ये क्या होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज इन दिस रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस, single parent
गेट सिंगल पैरेंट गेट इन्वॉल्व्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। पढ़ा था 10th में कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल भी गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवा। ठीक है, अब भाई कॉम्बिनेशन जब दोनों का हो नहीं रहा है तो गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। ये पॉइंट को आपको मेंशन करना है। यहाँ पे क्या होगा भाई, नो फ्यूजन, टीटी मार रहा है भाई, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कोई गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। चलो, जब गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है तो जानते हो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, अभी तक हमने बताया था सिमिलर टू ईच अदर होते हैं, सिमिलर नहीं होंगे। जब भी इसका फ्यूजन नहीं होगा तो जो भी ऑफस्प्रिंग रहेगा दैट विल बी द टोटली क्लोन। क्या होगा, क्लोन की फॉर्मेशन होगी, पूरा पूरा क्लोन रहेगा, मतलब आपका जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा दैट विल बी द कार्बन कॉपी, एकदम फोटोस्टेट, हूबहू अपने पैरेंट की तरह दिखेगा। इसको हम लोग कहते हैं क्लोन्स। मतलब प्रोडक्शन किसका हो जाएगा बच्चा लोग, क्लोन्स का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, 11th में पढ़ा था आपने, 2 सेल डिवीजन होते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन और आपने पढ़ा था एक मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन किसमें होता है, बॉडी सेल्स में, इसको हम सोमैटिक सेल भी कहते हैं। और मियोसिस किसमें होता है, गैमेट सेल में। समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर, थम्स अप। आइए, तो अब बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा सेल डिवीजन होता होगा। आपको बता दूं अच्छी तरीके से ये बात कि जब पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जब गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो गैमेट के अंदर होने वाली सेल डिवीजन भी परफॉर्म नहीं होगी। और जब परफॉर्म नहीं होगी तो कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, माइटोटिक cell division will get performed in an asexual reproduction। तो ये 4 चीजें होती हैं, ध्यान से समझ लीजिए। एक्चुअली में माइटोटिक में क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। पर्टिकुलर बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होता है। क्या होता है, बॉडी में ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ कैसे होगा, मान लीजिए कि पहले बिठाते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली आपने पढ़ा था 11th में एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है कैरियोकाइनेसिस, पढ़ा था, जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एक प्रोसेस आपने पढ़ा था साइटोकाइनेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पढ़ा था ना, कुछ याद तो आ रहा होगा। ये जो दोनों चीजों मैं बता रहा हूं, दीज थिंग्स आर पॉसिबल ओनली बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन की हेल्प से होता है। जब डेवलपमेंट इन न्यूक्लियस होगा, जब डेवलपमेंट इन साइटोप्लाज्म होगा तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी क्या होती है बच्चा लोग, डेवलप होती है। क्या होती है, डेवलप होती है, जिसकी वजह से साइंस में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, आइए कुछ एसेक्सुअल मेथड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ज्यादातर किसमें होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है, और प्लांट्स में भी होते हैं। ठीक है ना, कौन से प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होते हैं। तो सबके लिए अपना अपना एक अलग अलग मेथड्स बना दिया गया है। जो पहला मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, सॉरी बाइनरी फिजन नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कह देंगे, पहले मेथड को फिजन कहते हैं पहले। ठीक है ना, ओके। फिजन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द फिजन। मतलब समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को स्प्लिट करता है। ठीक है, डॉटर सेल्स में जब स्प्लिट करता है तो हर एक पार्ट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म अपने आप को कर ले। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फिजन। ठीक है ना, फिजन हैज बीन डिवाइडेड इनटू, अब मैं यहाँ पहले डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, ऑर्गेनिज्म स्प्लिट into 2 or more body parts, 2 or more body parts, that is known as the
fission, and it has been divided into two parts. First is known as the binary fission, known as the binary fission. बाइनरी आपको नाम इंडिकेट कर रहा है 2, ठीक है ना. बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है? एग्जाम्पल किसमें होते हैं? ये प्रोटोजोन्स में होते हैं. किसमें होते हैं? प्रोटोजोन्स के अंदर आपका बाइनरी फिजन होता है. प्रोटोजोन्स बोले तो अमीबा, एंड सेकेंड बोले तो पैरामीशियम. अमीबा और पैरामीशियम के अंदर आपका बाइनरी फिजन होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है? बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस. क्या होते हैं बेटा? 2 डॉटर सेल्स आर 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. बाइनरी फिजन की हेल्प से जिस ऑर्गेनिज्म में 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा, कभी भी उसके अंदर नेचुरल डेथ नहीं होगी. कभी भी उसके अंदर नेचुरल डेथ नहीं होगी. ऑर्गेनिज्म स्प्लिट पे स्प्लिट होता रहेगा. ठीक है. कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होगी, इसीलिए इनको हम कहते हैं इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म. क्या कहते हैं? इमॉर्टल. अमर होते हैं. अब एक्सीडेंटली ये खत्म हो जाए वो बात अलग है. अब अमीबा आपको मिल गया, आप उसने उसको पैर से कचड़ दिया या हाथ से कचड़ दिया. एक्चुअली में माइक्रोस्कोपिक भी होता है, ये भी ध्यान कर लीजिएगा. इसको अपने आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते. अगर आपको अमीबा देखना है तो फॉर दैट यू शुड हैव अ हाई वेवलेंथ माइक्रोस्कोप. अगर अच्छा माइक्रोस्कोप होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी अगर आपके पास है, तो आप उससे अमीबा को आराम से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है. मरीन ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक में होते हैं, पानी में अक्सर पाए जाते हैं चीज. ठीक है. इनके बॉडी का कोई भी शेप नहीं होता है. अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह अगर इनको मूव करना है, तो फॉर दैट दे हैव अ फॉल्स फीट नोन एज द स्यूडोफोडिया. पढ़ा था आपने, याद दिला रहा होगा आपको. स्यूडोफोडिया की हेल्प से अमीबा मूव करता है. ठीक है ना बेटा? मूव करता है, कोई बॉडी शेप नहीं होता है. ठीक. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब खाने का तरीका क्या होता है? इसे हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. क्या कहते हैं बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं. आइए, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी. ये था बाइनरी फिजन. किसके अंदर आ रहा है? फिजन में. फिजन के अंदर बाइनरी के बाद एक और आता है, क्योंकि बेटा हमने डेफिनेशन में आप लिखा है ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 और मोर. 2 या 2 से अधिक. 2 का बारे में बता दिया. बाइनरी फिजन अधिक मतलब मोर. सेकेंड पॉइंट इसी हिसाब से आ जाता है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? मल्टीपल फिजन. एग्जाम्पल याद रखना है आप लोग बेटा. कुछ याद हो या ना हो, एग्जाम्पल याद है तो लाइफ विल बी जिंगल आला. ओके. एग्जाम में अक्सर एग्जाम्पल से ही लोग मार्क्स खा जाते हैं. पढ़ के बहुत जाते हैं, एग्जाम्पल भूल जाते हैं, नंबर कट जाता है, बाद में बोलते हैं सर आपने बताया नहीं. ठीक है. आइए, बता चुका हूं पहले से आपको. एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल आप ले लोगे मल्टीपल फिजन के लिए, हम कहते हैं प्लाज्मोडियम. क्या कहते हैं बेटा? ठीक है. प्लाज्मोडियम. ठीक है. प्लाज्मोडियम एक्चुअली क्या है? प्लाज्मोडियम को हम लोग कहते हैं नोन एज मलेरिया पैरासाइट. जब भी पैरासाइट वर्ड कहीं दिख जाए समझ जाओ डेंजर है. ठीक है. ये जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्चुअली में ये सब बहुत ही जहरीले होते हैं. ये आपके लायक नहीं है. किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर इनके कांटेक्ट में आता है तो वो बीमार से बहुत बीमार हो सकता है. एक हेल्दी पर्सन अनहेल्दी हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस पैरासिटिक मलेरिया. ओके. पैरासिटिक मलेरिया, जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरिया इज बीइंग कॉज्ड बाय द हेल्प ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो व्हिच इज द फीमेल मॉस्किटो. ठीक है ना. तो ये मॉस्किटो का जो डेवलपमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? मल्टीपल फिजन होता है, जिसकी हेल्प से एक पैरेंट सेल से एक पैरेंट सेल से मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं. क्या होते हैं? मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक.
बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। आई थिंक फिजन आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ चुका है तो आइए अब अगला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो फिजन के बाद हमारा आता है टॉपिक आएगा बडिंग। आइए बात करते हैं उसके बारे में। फिर समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए बडिंग, ठीक। अब बताएंगे आपको बडिंग के बारे में कि बडिंग क्या होता है। आपने 10th में पढ़ा है, बडिंग पढ़ा है। आप कहोगे सर पढ़ तो चुके हैं, क्या नया है? यस, कुछ ना कुछ तो नया दिखाऊंगा आपको, कुछ ना कुछ तो नया दिखाऊंगा। बेटा जब अपने एनसीईआरटी का चैप्टर को जब आप खोलेंगे, पहला चैप्टर, पहला पन्ना जिसमें रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो मैं लिखा, ये लिखा हुआ है, उसी के बगल में देखोगे तो स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि सब स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बना दिए जाते हैं ना, लेकिन पता है आपको वो एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल मेथड को फॉलो कर रहा है, और एसेक्सुअल मेथड के अंदर एक टाइप है जिसको हम कहते हैं बडिंग। बडिंग के अंदर आता है वो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बडिंग के अंदर आता है। वो स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, उसका नाम है स्पॉन्जिला। क्या नाम बच्चा? उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पॉन्जिला, जिसके अंदर स्पोर्स, जिसके अंदर खूब गोला गोला कुछ दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिखा? ध्यान से देखो, गोला गोला दिखेगा, उसको हम लोग कहते हैं जीम्यूल्स। क्या कहते हैं? जीम्यूल्स, जिसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं बड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बड, ठीक है। ये हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, 11th में मैम ने पढ़ाया होगा पिछले वाली क्लास में। ये हमारे क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके स्पोर फॉर्म बडिंग के अंदर आते हैं। आइए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। वैसे मैंने पहले ही कहा था क्लास 12th में आ गए हैं, कुछ नया नया बातें करूंगा, नए नए एग्जाम्पल दूंगा, नए नए टॉपिक समझाऊंगा। टॉपिक इज द बड। बड में रिप्रोडक्शन हुआ तो टॉपिक का नाम पड़ गया बडिंग। बडिंग, देखो बेटा बड क्या है। मान लो कि ये एक पैरेंट बॉडी है, मान लो कि ये एक पैरेंट बॉडी है। इस पैरेंट बॉडी में एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, ठीक है। पैरेंट बॉडी पे जब एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं एक्चुअली में बड। क्या कहते हैं इसको? बड, ठीक। जब तक ये बॉडी में अटैच है, पैरेंट बॉडी में, ठीक, अटैच है, तो इस दिस बड विल क्या होगा? इसके अंदर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ग्रोथ होगा। क्या होगा? ग्रोथ होगा। और तीसरा ये क्या होगा? मैच्योर होगा। क्या होगा बच्चा? मैच्योर होगा। तीन चीज हुई, डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी आई। जब तीनों चीज जब इसके अंदर हो जाएगा तो यही जो आपका बड है, ये जो आपका मतलब तीनों चीज हो गया, ठीक है। ये जो आपका बड है, इट विल गेट डिटैच, इट विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पैरेंट बॉडी। और जब ये पैरेंट बॉडी से जब ये आपका डिटैच हो जाएगा तो इट इज कैपेबल एनफ, ठीक है। डिटैच कैसे हो जाएगा? जैसे मानो कि ये यहां से डिटैच हो रहा है, ठीक है, डिटैच हो जाएगा। देखो ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये बड इतना कैपेबल एनफ है कि अपने आप को पैरेंट में तब्दील कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई, मैच्योर हुआ। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू माइटोटिक सेल डिवीज। किसकी वजह से होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से इसके अंदर ऐसा कुछ चेंजेस आ रहा है।
तो भाई समझ में आ गया कि बडिंग क्या होता है। आइए थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेट की चीजों को इजी करेंगे। तो भाई बडिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, ठीक है ना। पहला होता है एक्सोजेनस, पहला क्या होता है, एक्सोजेनस, एक होता है एंडोजेनस। एक्सोजेनस और एंडोजेनस की बात हमने यहां पे कर दी है। तो जो एग्जाम्पल जो हम लोग यहां पे लेके चल रहे हैं एक्सोजेनस में, उसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। मतलब एग्जाम्पल क्या होगा, पहला एग्जाम्पल ईस्ट and the second example will be the hydra। ये दो एग्जाम्पल हैं, ईस्ट एंड हाइड्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनस बडिंग and for the endogenous the example will be spongilla। The example will be the spongilla for the endogenous budding। पैरेंट के जब ऊपर जब ऐसे बड निकल रहा है, पैरेंट बॉडी के ऊपर, जैसे मानो मैं पैरेंट हूं, मेरे यहां से डेवलप हो रहा है, बॉडी के ऊपर से हुआ ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनस, ठीक है। अगर यही बड का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो जाता, इसी बड का फॉर्मेशन अगर बॉडी के अंदर हो जाता, तो उसी को हम लोग कहते हैं एंडोजेनस। एक्चुअली में इंटरनल जो बता रहे हैं एंडोजेनस बडिंग इज नॉट पॉसिबल इन द ईस्ट एंड ऑल्सो इन द हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा के अंदर एंडोजेनस बडिंग नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, स्पॉन्जिला के अंदर होता है। पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ लाइनों में लिखा हुआ है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी के लाइन को पकड़ के चलना है बेटा। कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, एनसीईआरटी से अच्छी चीज कोई नहीं है, एक लाइन को चार्ट डालो, ठीक। समझ में आ रहा है, जो बोल रहा हूं सब बुक में लिखा है, ध्यान से देख लेना। बात समझ में आ गया। आइए इसी चीज अब आपको सब समझाते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना भाई। आखिर कैसे एक बॉडी के अंदर बड्स की फॉर्मेशन हो रही है, आइए लेट अस थिंक। अब कुछ खास नहीं मिटाएंगे, बस इसी को मिटाते हैं, ठीक है ना, उसको रहने देते हैं ऐसे। अब हमने आई थिंक आपको बडिंग और ईस्ट तो समझ में आप हाइड्रा और ईस्ट समझ जाओगे ना, बॉडी पार्ट से डिवाइड हो गया, बुक में बना है। हम सीधा एंडोजेनस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और आप लोग भी स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए बेटा, जो हमारा स्पॉन्जिला है इसको हम लोग कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इसको कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। एंडोजेनस के अंदर द बड विच गेट फॉर्म्ड, द बड which get formed are known as gemmules, ठीक है। बड तो नहीं कहेंगे, बड को ही हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, जीम्यूल्स कह दे रहे हैं। जो बड जो फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग कह देते हैं जीम्यूल्स। ओके बेटा, कॉपी करिए तब से बेटा, हम इसको साफ करते हैं। अब आइए जीम्यूल्स का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, और आपका स्पॉन्जिला, इसको हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। कॉपी करते रहिए, जहां समझ में ना आएगा पूछिएगा, कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। ओके, लेट्स मेक द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जिला।
ये हम बना रहे हैं ओपनिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्या है ये हमारा ओपनिंग। ये हम बना रहे हैं बॉडी वॉल, ठीक है। ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा बॉडी वॉल्स है, ठीक। एक्चुअली में इनके अंदर दो बॉडी वॉल्स होती हैं। सेकेंड बॉडी वॉल, ठीक, दिस इज नोन एज द ओपनिंग। ओपनिंग जिसका नाम होता है माइक्रोपाइल, से माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपका, इसे कहते हैं इनर वॉल। इनर वॉल जो क्या करता है, जो आपके जीम्यूल्स होते हैं उसको ड्राई होने से रोकता है, ताकि ड्राइनेस ना हो सके, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, एक्चुअली में जो आपका स्पॉन्जिला होता है उसके बॉडी सरफेस पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बॉडी सरफेस पे, बॉडी यहां दे रहा हूं मैं, यहां पे बॉडी सरफेस हैज पोर्स, ठीक है। और सरफेस क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है। ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसी को कहते हैं जीम्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज द, ये है आपका जीम्यूल्स, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। जीम्यूल्स, इनकी बॉडी पे एक्चुअली ऐसे कुछ कांटे की तरीके कुछ निकले होते हैं, ऐसे देखोगे आपके स्ट्रक्चर में बना होगा, जरूर ध्यान देखिएगा, ऐसे ऐसे होते हैं, देख रहे हैं ना। ये स्पाइक्यूल्स हैं, कांटे की तरीके होते हैं, जिसको हम लोग एंडोस्केलेटन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इट इज नोन एज द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर। एक्चुअली में क्या करता है, ये स्पॉन्जिला को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके, और फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंट्स। क्या होता है, जब ये ओपनिंग क्यों है जान लो पहले। जब ये जीम्यूल्स जब डेवलप होते हैं, जिसको हम बर्ड्स भी कहते हैं ना, जब ये डेवलप होते हैं, जब ये डेवलप होते हैं, तो इस ओपनिंग से ये जीम्यूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ दिस ओपनिंग, these gemmules are able to come out from the body of the spongilla. इनर वॉल क्या कर रहा है, ये ड्राइनेस होने से बचा रहा है, ठीक है, ताकि ये सरफेस जो जीम्यूल्स है वो ड्राई ना हो जाए। ये इनर वॉल इस चीज का ध्यान देता है। बॉडी सरफेस में पोर्स हैं, पोर्स की वजह से क्या होता है, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी इन्वायरमेंट, जो भी से कांटेक्ट करना है फॉर द सर्वाइवल, बाय द हेल्प ऑफ दिस पोर्स इट इज पॉसिबल। एंडोस्केलेटन बता दिया, प्रोटेक्टिंग एजेंट है, जो उसको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। आए बात समझ में आपको इतनी बात। अब इसके ऊपर एक तो होते हैं आर्कियोसाइट सेल्स। क्या होते हैं बेटा, आर्कियोसाइट सेल्स। अब देखो बेटा, इसके अंदर, अब मैं कैसे बताऊं आपको, समझ लीजिए कि इसके अंदर यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या होते हैं, ओके, हाँ स्टूडेंट देखो बेटा, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जिला के अंदर, इसके अंदर जानते हो क्या बेटा, इसके अंदर होते हैं इंटरनल सेल्स। क्या होते हैं इसके अंदर होते हैं इंटरनल सेल, ठीक। इस इंटरनल सेल का नाम होता है आर्कियोसाइट। क्या नाम होता है, आर्कियो, इन्हें हम कहते हैं आर्कियोसाइट।
साइट सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द पैरेंट बॉडी ऑफ स्पॉन्जिला। कुछ ऐसे होते हैं बेटा, ये देखो, these are the archaeophyte cells which are present inside the spongilla। ये सेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जीम्यूल्स, और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा स्पॉन्ज तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इसको स्पॉन्ज क्यों कह रहा हूँ बेटा, मैंने यहाँ पहले लिख दिया है कि स्पॉन्जिला को हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो स्पॉन्जिला या स्पॉन्ज की पूरी फॉर्मेशन में इस आर्कियोफाइट सेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नीट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आया बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर? आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जितने मैंने बता दिए हैं यहाँ पे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर नहीं बना है। आपके इस बुक में स्ट्रक्चर किसका बना है? जीम्यूल्स का बना हुआ है। आप बोलोगे कहाँ बना हुआ है, ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं, ABC करके दे दिया है। अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना है उस चीज को, लेकिन मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ। आपके बुक में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, ध्यान से देखो। एक ओपनिंग दिया हुआ है जैसे मैंने बनाया है ओपनिंग, और एक ऐसे थ्रोट लाइक स्ट्रक्चर दिया है ऐसे, ध्यान से देखो कहीं दिख रहा है क्या? दिखेगा, ऐसे दिया हुआ है। और एक देखो ऐसे, इट इज लुकिंग लाइक अ पॉट। देखो ऐसे बिल्कुल समझ में आया? दिख गया, यस। अब इसके बॉडी के ऊपर को पूरा एक आउटर वॉल बना हुआ दिखेगा, ध्यान देख लो, ऐसे बना हुआ दिखेगा, ऐसे बना हुआ दिख रहा है। इनर वॉल भी दिखेगी, दिख रहा है ना? बुक बना हुआ है, ठीक। अब यहां आप अपने बुक में देखेंगे तो ऐसे खूब ढेर सारे गोले गोले बने होंगे। इसी को कहते हैं आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दिस इज नोन एज आर्कियोसाइट सेल। पॉइंट्स आर क्लियर? इनर वॉल, आउटर वॉल दे दिया है। ये देखो एंडोस्केलेटन भी दे दिया है, बुक में देखो बना होगा, ध्यान देखिए बुक में सब दिया है, बुक में है कि नहीं? ऐसे बना है। ओपनिंग विच इज नोन एज द माइक्रोपाइल। जब ओपनिंग से क्या होगा, जब जीम्यूल्स जब डेवलप हो जाते हैं तो जीम्यूल्स क्या होते हैं? इसी ओपनिंग से बाहर आ जाते हैं। तो बेटा आज हमने बडिंग के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। वीडियो देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, तो आपसे हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।